सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो अदृश्य है पर एकदम घड़ी की तरह चलती है। ये थी ग्लोबल एविएशन की दुनिया। लेकिन फिर आई 28 फरवरी 2026 की तारीख और ये प्रिडिक्टेबल दुनिया बिखर गई। एक ऐसे संकट ने दस्तक दी जिसने आसमान के अदृश्य हाईवे को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि आसमान में ये संकट कैसे खड़ा हुआ, कैसे दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइन हब्स ने घुटने टेक दिए और कैसे एक चैलेंजर ने इस मुश्किल को एक बड़े मौके में बदल दिया। इसके साथ ही हम डिजिटल वॉर रूम के अंदर की स्ट्रैटेजी को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ग्लोबल नेटवर्क्स का भविष्य क्या हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, मध्य पूर्व के आसमान में अचानक छाए उस संकट से जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, पूरा का पूरा सिस्टम एक शब्द पर टिका था, प्रेडिक्टेबिलिटी। मतलब सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ समय पर होगा। और जब ये भरोसा टूटा ना, तो इंडस्ट्री को एक जबरदस्त झटका लगा। ये सिर्फ एयरलाइंस की बात नहीं थी, बल्कि वैश्विक व्यापार और लोगों की जिंदगी भी जैसे ठहर सी गई थी। और इसका असर कितना बड़ा था, जरा इस नंबर को देखिए। 46,000। एक ही हफ्ते में 46,000 फ्लाइट्स या तो कैंसिल कर दी गई या उनके रास्ते बदल दिए गए। जरा सोचिए इसका असर कितने लोगों, परिवारों और कारोबारों पर पड़ा होगा। असल में हुआ ये कि आसमान के जो अदृश्य हाईवे थे जिन पर हम सब भरोसा करते थे, वो रातों रात जंग के मैदान बन गए। ये सिर्फ हवाई रास्ते नहीं थे, ये तो ग्लोबल इकोनॉमी की धमनियों की तरह थे जो सामान और लोगों को पूरी दुनिया में पहुंचाते थे। और उनके बंद होने का मतलब था सप्लाई चेन का टूटना। इस संकट ने एक चीज बिल्कुल साफ कर दी, एक खास बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी, जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस दशकों से भरोसा कर रही थीं। चलिए देखते हैं कि वो क्या था। पिछले 30 सालों से एविएशन इंडस्ट्री का एक ही राजा था, हब एंड स्पोक मॉडल। मतलब दुनिया भर से फ्लाइट्स एक बड़े सेंट्रल एयरपोर्ट पर आती हैं और फिर वहां से आगे जाती हैं। एमिरेट्स, कतर एयरवेज और इतिहाद जैसी गल्फ कैरियर्स ने अपनी लोकेशन का फायदा उठाकर इसे परफेक्ट कर दिया था। सोचिए, दुबई या दोहा जैसे शहर ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त वेटिंग रूम बन गए थे। और इन सुपर कनेक्टेड एयरलाइंस पर जो आर्थिक असर पड़ा, वो किसी बुरे सपने जैसा था। ये कोई एक झटका नहीं था, बल्कि मुश्किलों का एक पूरा झरना था। एक तरफ तेल की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो गई, दूसरी तरफ इंश्योरेंस का खर्चा कई गुना बढ़ गया और लंबे रास्तों की वजह से हर फ्लाइट में 2-3 घंटे ज्यादा लगने लगे, मतलब और ज्यादा खर्चा। और सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों यात्रियों का जो सिर्फ कनेक्ट करने के लिए इन हब्स पर आते थे। लेकिन कहते हैं ना, किसी का नुकसान किसी का फायदा होता है। इस पूरे केओस के बीच एक ऐसी एयरलाइन थी जो इस चुनौती को एक बहुत बड़े मोर्चे में बदलने के लिए तैयार बैठी थी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पहले से ही एक अलग भविष्य की तैयारी कर रखी थी। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि ये सालों की प्लानिंग और एक साहसी विजन का नतीजा था जो बिल्कुल सही समय पर काम आया। देखिए, 2022 में टाटा ग्रुप ने इसे खरीदा और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शुरू किया। 2023 में 470 नए विमानों का ऐतिहासिक ऑर्डर दिया और 2026 में जब मौका मिला तो एक हफ्ते में 78 नई इंटरनेशनल उड़ानें शुरू कर दी। तो यहाँ दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग रणनीतियां आमने सामने थीं। एक तरफ था हब मॉडल जो एक ही जगह पर सारा दांव लगाता है और एक ही पॉइंट पर बहुत ज्यादा रिस्क ले लेता है, और दूसरी तरफ एयर इंडिया का पॉइंट टू पॉइंट मॉडल जो यात्रियों को सीधे उनकी मंजिल तक पहुंचाता है और इस तरह के क्षेत्रीय संकटों से बचने में कहीं ज्यादा सक्षम है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एयर इंडिया के लिए सब कुछ आसान था। पाकिस्तान का एयरस्पेस बंद होने की वजह से उन्हें भी लंबे रूट से जाना पड़ रहा था। लेकिन हब कैरियर्स के सामने जो जिंदा रहने का संकट था, उसके मुकाबले ये एक छोटी मोटी लॉजिस्टिक चुनौती ही थी जिसे मैनेज किया जा सकता था। अच्छा, तो एयर इंडिया की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि कोई भी बड़ी कंपनी इतने बड़े संकट की तैयारी और उसका सामना असल में करती कैसे है। ये सिर्फ सही रणनीति चुनने की बात नहीं है, उसे जमीन पर लागू करने की भी है। सवाल ये है कि कागज पर बनी ये बड़ी बड़ी रणनीतियां असलियत में काम कैसे करती हैं। वो कौन सी मशीनरी है जो एक प्लान को एक्शन में बदलती है, खासकर जब हर मिनट कीमती हो। इसका एक जवाब है कैटेगरी मैनेजमेंट जैसी चीजों में। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर है बड़ा सिंपल।
सोचिए, एक एयरलाइन अपने सारे खर्चों को अलग अलग बास्केट में डालती है, जैसे फ्यूल, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, केटरिंग, और फिर हर बास्केट के लिए एक स्मार्ट प्लान बनाती है ताकि संकट के समय भी सप्लाई चेन चलती रहे। तो देखिए, रणनीति जो एक इतना बड़ा शब्द लगता है, वो असल में इन 4 आसान स्टेप्स में सिमट जाता है। पहले डेटा देखो, फिर प्लान बनाओ, उसे लागू करो और आखिर में देखो कि काम बन रहा है या नहीं। बस इसी डिसिप्लिन से संकट के समय सफलता और विफलता के बीच का फर्क तय होता है। तो चलिए अब वापस बड़ी तस्वीर पर आते हैं। ये सिर्फ कुछ एयरलाइंस की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया के कनेक्ट होने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये ग्लोबल नेटवर्क्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। देखिए, इतिहास हमें बताता है कि एविएशन इंडस्ट्री हमेशा संकटों से ही सीखी है और मजबूत हुई है। 70 के दशक में तेल संकट आया तो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट प्लेन बने। 2001 के हमलों ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी को हमेशा के लिए बदल दिया। 2020 की महामारी ने दिखाया कि डिजिटल टूल्स भी काम आ सकते हैं। और अब 2026 के इस शटडाउन ने यह साबित कर दिया है कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि आसमान में पावर का सेंटर अब पूरब की तरफ खिसक रहा है, और इसकी वजह है हम सब, यानी यात्री, जो अब सिर्फ सस्ती नहीं बल्कि सुरक्षित और सीधी उड़ाने चाहते हैं। अब ये एक लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन गई है। तो जब एक ऐसा सिस्टम जिस पर हम दशकों से आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे इतनी आसानी से बिखर सकता है, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा अगला कौन सा ग्लोबल सिस्टम है, चाहे वो सप्लाई चेन हो, एनर्जी ग्रिड हो या फाइनेंशियल मार्केट्स, जो इस तरह के संकट की कगार पर खड़ा है।